राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया। प्रद्युत बोरदोलोई ने भाजपा में शामिल होने के 24 घंटे से भी कम समय में आगामी राज्य चुनाव के लिए भाजपा का टिकट प्राप्त करके असम की राजनीति में हलचल मचा दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वार्थ और वर्चस्व की लालसा विश्व में संघर्षों का मूल कारण है और उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थायी शांति केवल एकता, अनुशासन और धर्म के पालन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। राजधानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाल ही में जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2024-25 की रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बीच गुरुवार और शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में मची उथल-पुथल को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में गुरुवार को 5 वरिष्ठ सदस्यों समेत 11 माओवादी उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में आगामी मंत्रिमंडल फेरबदल का संकेत दिया और कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मंत्री या मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखने में कुछ भी गलत नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन सुबह संत प्रेमानंद से मुलाकात कर उनसे आध्यात्मिक चर्चा की। असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लंबे समय से चल रही अटकलों को खत्म करते हुए कांग्रेस और रायजोर दल ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामकृष्ण मिशन के नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक और मानव सेवा का सशक्त प्रतीक है जो प्रेम, सेवा और करुणा के माध्यम से समाज को दिशा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है जिसका समय पर निदान और बेहतर इलाज जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने जोर दिया कि जागरूकता, समय पर जांच और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही इस बीमारी से प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। आज पवित्र वृंदावन धाम में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करके मुझे संतोष महसूस हो रही है। वृंदावन के पावन धरा केवल एक भूभाग नहीं है बल्कि दिव्यता और भक्ति का जीवंत अनुभव है जहाँ प्रत्येक कोण कोण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। ये वही पवित्र भूमि है जिसने सदियों से संतों और भक्तों को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करती आ रही है। ये पवित्र भूमि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और भक्ति के शाश्वत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करती रहती है। जन कल्याण के लिए समर्पित एक उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र को इस पावन भूमि पर विकसित करना अत्यंत पुण्य का कार्य है और प्रेरणादायक भी है। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक चेतना और मानवीय सेवा के संगम का सशक्त प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस की गहन भक्ति एक ऐसे प्रबल धारा को प्रवाहित किया जिसे उनके अनंत शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता के हित में एक संस्था का रूप भी दिया। रामकृष्ण मिशन में भी ये संदेश दिया है कि प्रेम, सेवा और करुणा ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है।
रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए इस संगठन के सन्यासी नर सेवा ही नारायण सेवा है के संदेश को अपने कर्म और आचरण से साकार कर रही है। पिछले 118 वर्ष से रामकृष्ण मिशन लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा है। अनेक जनहित के कार्यों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची निस्वार्थ सेवा और करुणा ही आध्यात्मिकता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। देवी और स्वजनों, ये महत्वपूर्ण बात है कि रामकृष्ण मिशन के इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ कुशल और मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध चिकित्सकों की टीम भी है। ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन आपकी इस सेवा यात्रा में एक विशेष पड़ाव होगा। मुझे बताया गया है कि इस ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में कैंसर उपचार की अत्याधुनिक तकनीकी को एक ही साथ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यहाँ आधुनिक तकनीकों के माध्यम से रोगियों को सही, सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा। कैंसर आज सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। समय पर रोग की पहचान और उच्च स्तरीय उपचार तक पहुंच रोगी के जीवन को बचाने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन अनेक परिवारों के लिए इस रोग का उपचार आर्थिक परिस्थितियों के कारण कठिन या असंभव प्रतीत होती है। ऐसे समय में जनसेवा की भावना से कार्य करने वाले संस्थान समाज कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। जागरूकता अभियान और समय पर जांच की सुविधाओं से कैंसर की रोकथाम और शोध उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। ये प्रसन्नता का विषय है कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम जैसे संस्थान ऐसे राष्ट्रीय प्रयासों को सशक्त बना रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक रोगी के जीवन में स्वास्थ्य और आशा के संचार हो। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में प्रशासनिक सक्रियता के बीच उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक ओर जहां जमीनी स्तर पर हालात का जायजा लिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, INFC और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे का उद्देश्य क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करना था। टीम ने पूरे मार्ग पर साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया, जिसमें विशेष रूप से सफाई अभियान, जमीनी स्तर पर रखरखाव और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान दिया गया। एमसीडी ने दावा किया कि पूरे इलाके में व्यापक स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। वहीं दूसरी ओर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट भी की। दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद यह उनकी प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात थी। जानकारी के अनुसार 5 मार्च 2026 को उन्होंने दिल्ली के LG पद की जिम्मेदारी ग्रहण की थी। इस मुलाकात के बाद उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया तस्वीरें साझा की, जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्र और दिल्ली प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नेशनल टीवी चैनल SG संगम के न्यूज हेड ललित सुमन ने LG तरनजीत संधू को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी उपराज्यपाल के रूप में पहली मुलाकात के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जमीनी निरीक्षण और दूसरी तरफ उच्च स्तरीय बैठक, दोनों ही गतिविधियां यह दर्शाती है कि दिल्ली में स्वच्छता, पर्यावरण और प्रशासनिक तालमेल को लेकर उपराज्यपाल सक्रिय हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उपराज्यपाल संधू के नेतृत्व में दिल्ली के विभिन्न प्रशासनिक अमले तालमेल के साथ दिल्ली के विकास के लिए कार्य करेंगे। भारत सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश के सभी तेल शोधन संयंत्र उच्च क्षमता पर कार्य कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। साथ ही PNG और CNG की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने कहा कि कमर्शियल उपभोक्ताओं से एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाने की अपील की गई है, जिस पर कंपनियों ने विशेष प्रोत्साहन भी घोषित किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। सारी refineries are operating at highest capacity with adequate crude inventory. Domestic LPG production लगभग है और sufficient stock available है। Natural gas के संबंध में जैसा हम अभी तक सभी कंज्यूमर्स से अपील करते आए हैं कि जहां पर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं वहां हो। इस संबंध में राज्य सरकारों से भी रिक्वेस्ट की गई है, उन्हें भी पत्र लिखे गए हैं। 18 तारीख के एक पत्र में एडिशनल 10% एलपीजी एलोकेशन की बात भी की गई है, अगर स्टेट सीजीडी नेटवर्क के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। इस एक रिक्वेस्ट भी आई है। टॉप 15 जीएस के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स को इस एलोकेशन का लगभग 50% मिला है। कैरोसिन का जो एडिशनल एलोकेशन किया गया है उसमें भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से एलोकेशन ऑर्डर जारी करने की रिक्वेस्ट की गई है। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ भी सेटअप हुई हैं। बाकी सभी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से जहां पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज़ और कंट्रोल रूम सेटअप नहीं हुए हैं, उसको सेटअप करने एक्शन इज गोइंग ऑन एंड yesterday more than 4,500 raids were conducted all over the country। लगभग 4,500 रेड कंडक्ट हुई हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरलम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी रेड कंडक्ट हुई हैं। राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट है कि मॉनिटरिंग नेटवर्क, मॉनिटरिंग सिस्टम को और एनफोर्समेंट सिस्टम को और स्टेप अप किया जाए। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम ने भी लगभग 1800 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की है। एलपीजी के संबंध में फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड है। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतज़ार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद
एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के तहत गया जिले के टनकुप्पा में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा की सुविधा शुरू की गई है और अब बेहतर इलाज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने औसतन 11,600 मरीजों का इलाज हो रहा है। पहले क्या था, जो सरकार थी, अब पहले जो बन गया था 15, उस सब का कुछ नहीं था, पहले ही से था मात्र 6 मेडिकल कॉलेज। तो आप जानते हैं, हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। अब पहले तो कर दिया 12 हो गया, और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज भी और बहुत जल्दी होने वाले हैं। और 2006 से ही तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई, मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग एक जगह से बहुत दूर से पटना आने में हो गया है। तो बिहार में अगले 5 वर्षों 2025-2030 में किए जाने वाले कार्य, सरकार द्वारा पहले कार्यकाल देखिए, हम लोगों ने 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यकाल 10 से 2015 तक, तीसरा 2015 से 2020 तक, और चौथे कार्यकाल 2020 से 25 को ये सब भी किया गया। और इसके बाद इस बार तो समझ लीजिए 2025 से 30 हो रहा। सुरक्षा के सभी इंतजाम करा दिए गए हैं। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण किया गया। तो आप तो जानते हैं, यहाँ तो हम बराबर आते रहे हैं और यहाँ सब जगह से जो कुछ भी जरूरत है उसको भी इधर उधर करते रहे हैं और सब कुछ हम करते रहे। अब कितना बढ़िया है, पहले जाता नहीं था, अब जरा जान लीजिए। वर्ष 2024 दिसंबर 2025 जो पहले आपको बता दिए थे, तो जनवरी फरवरी माह से प्रगति यात्रा में के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और कभी कमी रही उसे पूरा करने के लिए गया जिले में 13 योजनाओं की स्वीकृति, यहाँ पूछ लिए थे गया में, तो हो गया 13 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिस पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया गया है। अब जान लीजिए, तो 3 सिंचाई योजनाओं पर काम किया गया है। ये सब आपके लिए समझिए जो काम होगा, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 5,75,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है गया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,614 गांव में दूध उत्पादन समितियों के गठन तथा सभी 320 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 24 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आप लोगों के लिए सब जान लीजिए। और फिर सभी 24 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विशिष्ट अस्पताल तथा गया जी सदर अस्पताल की अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है गया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन संत कबीर कुटीर में संत शिरोमणि श्री लघुनाथ जी महाराज की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संत लघुनाथ जी महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी जयंती हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है।
उन्होंने नायक समाज के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समाज ने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हरियाणा और पंजाब से आए सभी अनुयायियों का आभार भी व्यक्त किया। आज संत कबीर कुटीर में आज संत शिरोमणि श्री लादू नाथ जी महाराज की पावन जयंती भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं हरियाणा के ही नहीं बल्कि पंजाब से भी हमारे संत लादू नाथ जी के अनुयायी यहां पधारे हैं। मैं आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर मैं स्वागत भी करता हूं, आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको मां के नवरात्रों के साथ साथ मैं संत लादू नाथ जी महाराज की जयंती की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, श्री लादू नाथ जी महाराज की जयंती हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का ये उत्सव है। साथियों, हम सब जानते हैं कि गुरु लादू नाथ जी महाराज, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। साथियों, वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने समाज को सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया है। ऐसे संत शिरोमणि श्री गुरु लादू नाथ जी महाराज, उनका जीवन था। साथियों, संत लादू नाथ जी महाराज के 47 वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के मंसूरी गांव में उन्होंने समाधि ली है। साथियों, हम सब जानते हैं वे आज भी समाज की चेतना में वो जीवंत है। इस गांव में हर साल उनकी याद में लगने वाला मेला लोगों में उनके प्रति श्रद्धा का एक प्रतीक है। साथियों, यह मेला ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो संत शिरोमणि लादू नाथ जी महाराज का ये सबसे बड़ा मेला है। वे यहां संत एवं लोक देवता के रूप में संत शिरोमणि लादू नाथ जी महाराज पूजे जाते हैं। साथियों, हरियाणा में हम सब देख रहे हैं, हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी की कई क्रांतिकारी घटनाओं में नायक समाज के सक्रिय योगदान के प्रमाण मिलते हैं। साथियों, हरियाणा में नायक समाज को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अभी भी उसके बारे में ये बात कही गई है कि इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए और हमारे गुलाब जी और जगदीश नायक जी इस बात के बारे में बोल रहे थे। जो ही मेरे पास आप लोग का ये पत्र आया था, मेरे को दिया था, मैंने तुरंत इसको दिल्ली कमीशन के अंदर भेजने का काम भी किया है। मैं एक बार फिर संत शिरोमणि श्री लादू नाथ जी महाराज को कोटि कोटि मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में शीश नवाता हूं और उनकी जयंती की नायक समाज को मैं संत शिरोमणि लादू नाथ जी महाराज की जयंती की मैं नायक समाज को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी संत लादू नाथ जी के आदर्शों को अपनाने, जीवन में उतारने, एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान आप लोग देंगे। हम सब मिलकर के यह संकल्प लें
कि हम सेवा, समर्पण और सद्भावना का मार्ग पर चलेंगे और अपने प्रदेश हरियाणा को देश में अग्रणी राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आप सब यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। भगवान श्री झूलेलाल जयंती के अवसर पर ज्योति प्रज्वलन और शोभा यात्रा के शुभारंभ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान झूलेलाल को नमन करते हुए कहा कि उनके पवित्र धाम में आकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सिंधी समाज की पहचान, संस्कृति और संघर्ष की गाथा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने चेटीचंड और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को शुभकामना देते हुए समाज के योगदान की सराहना की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक, संत, महात्मा, धर्मगुरु, सिंधी समाज के लोग, सभी माता बहनों को मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री झूलेलाल साईं के इस पवित्र धाम में आकर निश्चित रूप से मन बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि ये वो समाज है जो हमेशा राज्य के लिए और अपने समाज के लिए, देश के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करता है। आज चेटीचंड का पर्व और साथ ही चैती नवरात्रा भी चल रही है, इसलिए मैं दोनों ही पर्व आस्था और शक्ति के पर्व हैं, नवीन ऊर्जा के प्रतीक हैं। मैं दोनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। चेटी चंडी का शाब्दिक अर्थ है वो है चैत्र माह का चंद्रमा। यह वो दिन है जब भगवान झूलेलाल ने इस धरती पर अवतरण लिया था। यह उनके अवतरण का भी दिन है, इसलिए मैं भगवान झूलेलाल जी को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो एक समाज को रास्ता दिया है, निश्चित रूप से उन्होंने वो रास्ता दिया है कि जो आप जीवन भर हम सब उनका अनुसरण करके चलें। यह पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, सिंधी समाज की पहचान, उनकी स्मृति, उनके संघर्ष की गाथा है। चेटीचंड का विजय का उत्सव है, सत्य की असत्य पर, आस्था की अत्याचार पर और मानवता की क्रूरता पर जीत का उत्सव है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है जब ईश्वर पर भरोसा हो तो कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। भगवान श्री झूलेलाल का नाम लेते ही मन में एक असीम शांति उतर आती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानवता के देवता थे। उन्होंने न तलवार उठाई, न युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने प्रेम, सत्य और साहस से अत्याचार को परास्त किया। सिंधी समाज में उनका महत्व इसलिए अतुलनीय है क्योंकि वे उस समय प्रकट हुए जब एक पूरी कौम की आस्था, अस्मिता और अस्तित्व खतरे में था। वे केवल एक देवता नहीं है, वे सिंधी समाज, सिंधी कौम के रक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। जल ही जीवन है और जीवन में न्याय होना चाहिए, उनका ये वचन आज भी सिंधी समाज के घर घर में गूंजता है। मेरे भाइयों, सिंधी समाज कर्मठ, मेहनती और ईमानदार समाज है और मैं इसके बारे में जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ आजादी के समय 1947 में, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन, अपना दुकान, सब कुछ आपने छोड़ा। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से अपने आकर के आपने अपने उत्थान के लिए, आप कोई ऐसे नहीं बने। आपने जो देश के अंदर पुरुषार्थ किया, आज समाज उसका अनुसरण करता है। आप जिस परिस्थितियों से गुजरे हैं और उन परिस्थितियों में जो खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से मैं समाज को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।